नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, द गाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, द गाइड नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो आर के नारायण जो है द गाइड नामक पुस्तक के लेखक है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और द गाइड नामक पुस्तक को प्रकाशित किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1958 में द गाइड नामक पुस्तक को प्रकाशित किया गया था। ये भी आप याद रखिएगा। 2 नंबर प्रश्न है, दक्षिण सूडान की राजधानी है? जी हाँ, दक्षिण सूडान की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जुबा जो है दक्षिण सूडान की राजधानी है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें बाकू की, तो बाकू जो है अजरबैजान की राजधानी है। देख लेते हैं आज का 3 नंबर प्रश्न को। तो टिहरी बांध डैश नदी पर बना है? जी हाँ, टिहरी बांध जो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर बना है? तो भागीरथी नदी पर बना है टिहरी बांध। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और यह उत्तराखंड में स्थित है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और बात करें इसकी लंबाई की, तो 575 मीटर इसकी लंबाई है। बात करें 4 नंबर प्रश्न का, तो भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल की खेती की जाती है? जहां भारत में सबसे अधिक निम्नलिखित में से कौन सी फसल की खेती की जाती है? तो चावल की खेती भारत में सबसे अधिक की जाती है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। ये आप याद रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत का, वह कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 5 नंबर प्रश्न है, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? जी हाँ, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है या इंडोनेशिया की मुद्रा का क्या नाम है? इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो रुपया जो है इंडोनेशिया की मुद्रा है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें इंडोनेशिया की राजधानी की, तो जकार्ता जो है इंडोनेशिया की राजधानी है। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, लेकिन उससे पहले डियर स्टूडेंट, आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो फिर सोच क्या रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और डेली के क्लास के वीडियो का जो पीडीएफ होता है वो भी आपको फ्री में दिया जाता है। 6 नंबर प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को डैश के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? तो मेघना के नाम से जाना जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देख लेते हैं आज का दूसरे प्रश्न को। बात करें 7 नंबर प्रश्न का, तो कालिदास सम्मान की स्थापना किस साल की गई थी? जी हाँ, कालिदास सम्मान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1980 में कालिदास सम्मान की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें कालिदास सम्मान की, तो भारतीय राज्य मध्य प्रदेश प्रतिवर्ष कालिदास सम्मान प्रदान करता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कालिदास सम्मान भारत के किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? तो मध्य प्रदेश द्वारा। और कला के लिए एक पुरस्कार है कालिदास सम्मान, ये भी आप याद रखते हुए चले। देख लेते हैं आज का 8 नंबर प्रश्न को। तो बर्मा को ब्रिटिश भारत से डैश में अलग किया गया था? कहने का मतलब ये हुआ कि बर्मा को ब्रिटिश भारत से किस वर्ष में अलग किया गया था? तो वर्ष 1937 में बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग किया गया था। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं आज का 9 नंबर प्रश्न को। तो प्रसिद्ध पुस्तक न्यू इंडिया के लेखक जो है निम्नलिखित में से कौन है? जी हाँ, प्रसिद्ध पुस्तक न्यू इंडिया के लेखक कौन है? तो एनी बेसेंट जो है प्रसिद्ध पुस्तक न्यू इंडिया के लेखक है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें एनी बेसेंट का, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ये आप याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है।
10 नंबर प्रश्न है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? जी हाँ, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 उच्च न्यायालय है भारत में, और ये सर्वोच्च न्यायालय के साथ मिलकर भारत की न्यायिक प्रणाली का निर्माण करते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो 1950 में आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता हस्ताक्षरित की गई थी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर याद होगा। नहीं याद है तो याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। बात करें अधिक जानकारी की, तो 1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 13 नंबर प्रश्न का, तो डाटा का एक संग्रह जिसे अलग अलग लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए डिजाइन किया जाता है, डैश कहलाता है। जी हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि डाटा का एक संग्रह जिसे अलग अलग लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए डिजाइन किया जाता है, वह क्या कहलाता है? तो डाटाबेस कहलाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 14 नंबर प्रश्न का, तो भारत में सती प्रथा किसने समाप्त की थी? जी हाँ, भारत में सती प्रथा निम्नलिखित में से किसने समाप्त की थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने भारत में सती प्रथा को समाप्त की थी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो था 1828 से 1835 तक अंग्रेजों के अधीन भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ये आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें 15 नंबर प्रश्न का, तो वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक डैश वर्षों के बाद की जाती है। जी हाँ, वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक कितने वर्षों के बाद की जाती है? तो 5 वर्षों के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और संविधान का अनुच्छेद 280 जो है वित्त आयोग से संबंधित है। ये भी आप याद रखते हुए चले। बात करें 16 नंबर प्रश्न का, तो ऑपरेशन फ्लड क्या है? जी हाँ, ऑपरेशन फ्लड जो है निम्नलिखित में से क्या है? तो डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए मिशन है ऑपरेशन फ्लड, जो 1970 में चौथी पंचवर्षीय योजना के समय शुरू किया गया था। देख लेते हैं आज का 17 नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से कौन एक कार्यशील पूंजी है? जी हाँ, आपको पहचान करके बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक कार्यशील पूंजी है। तो धन जो है कार्यशील पूंजी है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करिएगा। 18 नंबर प्रश्न का, जो खाद्य सुरक्षा का क्या अभिप्राय है? जी हाँ, खाद्य सुरक्षा का क्या अभिप्राय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। जी हाँ, खदान तक लोगों की पहुंच, खदान की उपलब्धता, खदान करने की क्षमता खाद्य सुरक्षा का अभिप्राय है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 19 नंबर प्रश्न का, तो कौन सी केंद्रीय एजेंसी केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट जारी करती है? जी हाँ, कौन सी केंद्रीय एजेंसी है निम्नलिखित में से जो केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट जारी करती है? मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर याद होगा। नहीं याद है तो याद रखिएगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट जारी करती है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं आज का 20 नंबर प्रश्न को। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? जी हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1992 से 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि थी। तो ये आप याद रखिएगा। और यह योजना तकनीकी विकास पर केंद्रित थी। ये भी आप याद रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? तो तकनीकी विकास पर केंद्रित थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। देख लेते हैं आज का 21 नंबर प्रश्न को। तो एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? जी हाँ, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? तो यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
कब एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करिए 22 नंबर प्रश्न का, तो हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? जी हाँ, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पर्णहरित है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जल और बात करें अधिक जानकारी की, तो जल, प्रकाश और पर्णहरित और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में पौधे में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। देख लेते हैं आज का 23 नंबर प्रश्न को, तो निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग सूर्य की किरणों के परावर्तन द्वारा रुई को जलाने के लिए किया जा सकता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग सूर्य की किरणों के परावर्तन द्वारा रुई को जलाने के लिए किया जा सकता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवतल दर्पण का उपयोग किया जा सकता है सूर्य की किरणों के परावर्तन द्वारा रुई जलाने के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर 24 नंबर प्रश्न का, तो मनुष्य में ज़ेरोफ्थाल्मिया शुष्काक्षी की कमी के कारण होता है, लेकिन प्रकोप में किस विटामिन की कमी होती है? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो विटामिन ए की कमी होती है मनुष्य में जब ज़ेरोफ्थाल्मिया शुष्काक्षी की कमी के कारण होता है, लेकिन इस प्रकोप में कौन से विटामिन की कमी होती है? तो विटामिन ए की कमी होती है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये आप याद रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न है, आर्सेनिक औषधियां मुख्यतः किस बीमारी के उपचार में प्रयुक्त की जाती है? जी हाँ, आर्सेनिक औषधियां मुख्यतः निम्नलिखित में से किस बीमारी के उपचार में प्रयुक्त की जाती है? तो सिफिलिस नामक बीमारी के उपचार में प्रयुक्त की जाती है आर्सेनिक औषधियां। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं आज का 26 नंबर प्रश्न को, तो कृत्रिम किडनी को सबसे पहले विलियम जे कोल ने वर्ष डैश में पेश किया था? जी हाँ, कृत्रिम किडनी को सबसे पहले विलियम जे कोल ने किस वर्ष में पेश किया था? तो वर्ष 1943 में पेश किया था कृत्रिम किडनी को सबसे पहले विलियम जे ने। अधिक जानकारी की, तो डॉक्टर विलियम कोल्फ को डायलिसिस का जनक माना जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 27 नंबर प्रश्न का, तो उत्प्लावकता का नियम किसके द्वारा खोजा गया था? जी हाँ, उत्प्लावकता का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा खोजा गया था? तो आर्किमिडीज के द्वारा खोजा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और उत्प्लावकता वह बल है जो वस्तुओं को तैरने का कारण बनाता है। बात करें 28 नंबर प्रश्न का, तो कोयले का जलना एक डैश अभिक्रिया है? जी हाँ, कोयले का जलना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया है कोयले का जलना। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से एक यौगिक बनता है जिसे संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। देख लेते हैं आज का दूसरे प्रश्न को। बात करें 29 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला पूर्ण स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा केंद्र है? तो मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है भारत का पहला पूर्ण स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा केंद्र है, और यह तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित है। ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं आज का 30 नंबर प्रश्न को, तो फोटोन की खोज किसने की थी? जी हाँ, फोटोन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटोन की खोज किए थे। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं बात करें आज का 31 नंबर प्रश्न का, तो चींटियां सामाजिक प्राणी है क्योंकि? जी हाँ, चींटियां जो है सामाजिक प्राणी है क्यों, ये आपको बताना है दिए गए ऑप्शन के अनुसार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वे झुंड में रहती है जिसके कारण चींटियां जो है सामाजिक प्राणी है। ये आप याद रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बात करें 32 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक रैखिक अणु है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक रैखिक अणु है? तो CO2 एक रैखिक अणु है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 33 नंबर प्रश्न का, तो टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है? जी हाँ, टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो नागौर जिले में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और टंगस्टन का अयस्क जो है वोल्फ्रामाइट होता है। ये भी आप याद रखिएगा। तो आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि टंगस्टन का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो राजस्थान राज्य में। और राजस्थान के कौन से जिले में? तो नागौर जिले में। ये भी आप याद रखिएगा।
बात करें 34 नंबर प्रश्न का, तो धातु को काटने तथा जोड़ने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? जी हाँ, धातु को काटने तथा जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग होता है? तो एसिटाइलिन नामक गैस का प्रयोग होता है धातु को काटने तथा जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करें आज का 35 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी 40 मील प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी है जो 40 मील प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है? तो शुतुरमुर्ग जो है 40 मील प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें शुतुरमुर्ग का, तो दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, ये आप याद रखिएगा। साथियों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और डेली की वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।